हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि दो वेक्टरों को हम लोग कैसे डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो आज की जो क्लास है उस क्लास में हम लोग एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स की हमारी आज की तीसरी क्लास होगी। इससे पहले की दो क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि किसी भी वेक्टर को हम लोग किस प्रकार से डॉट प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। आज की क्लास जो होगी हमारी वो क्रॉस प्रोडक्ट पर होगी और उस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट पर बात करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल। कैसा गुणन है? सदिश गुणनफल। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अदिश गुणन के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? दो सदिशों का सदिश गुणन के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की मतलब दो वेक्टरों को हम लोग कैसे गुणा करते हैं। इसे हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्केलर। वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इसके नाम जानते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। चाहे तो हम कह दें दो सदिशों का सदिश गुणनफल, या कह दें वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर कह दें क्या कह दें? क्रॉस प्रोडक्ट। अब क्रॉस का मतलब ये आपके माइंड में इमेजिन हो गया होगा कि क्रॉस का सिंबल ऐसे ही तो बनता है। ये क्या हुआ? क्रॉस का सिंबल हुआ ना। चलिए देखिए, अगर मैं कह दूं यहां पर मैंने कंसीडर कर लिया कि एक वेक्टर क्या है, ये दो वेक्टर है। ये मैंने कहा कि वेक्टर ए है और ये कहा वेक्टर बी है। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल हमने कितना मान लिया? थीटा एंगल। ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनके बीच का एंगल कितना मान लिया? थीटा मान लिया। अब इन दोनों वेक्टरों का हमको क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो दोनों वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, इसका मतलब क्या होगा? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी निकालना है हमको। तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी कैसे फाइंड करेंगे? तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर ए का परिमाण और वेक्टर बी का परिमाण, और क्या होता है? साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। मतलब या इसे हम ये भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी बराबर लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। कह सकते हैं ए बी साइन थीटा। ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है? ये दोनों एक ही बातें लिखी हुई हैं। अगर यहीं से हमको क्या निकालना हो? साइन थीटा निकालना हो। साइन थीटा मतलब कोण निकालना हो। जब हमको अगर कोण निकालना हो तो क्या फार्मूला बना देंगे यहाँ पर? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी अपॉन ए बी कह लें, वो चाहे देखिए पिछली क्लास में हमने ये बताया कि वेक्टर ए का मान किसके बराबर होता है? ए के, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? बी के। इसका मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और इसका मतलब क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। इसे हम बी कह सकते हैं और इसे हम ए कह सकते हैं और इसे हम बी भी कह सकते हैं, ठीक है? अगर हमको कोण निकालना होगा तो हम इस फार्मूले के माध्यम से निकाल सकते हैं, ठीक है? चलिए आइए देखते हैं। इस पर कुछ कंडीशंस बनती हैं। केस फर्स्ट क्या कहता है? इफ मतलब यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो? पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब समांतर हो और चाहे तो असमांतर हो, हुआ प्रति समांतर हो। चाहे तो समांतर हो चाहे तो असमांतर हो। मतलब क्या? इसका मतलब इसके समांतर तो है, उसके साथ साथ दिशाएं भी साथ साथ हैं। और इसका मतलब क्या हुआ? समांतर है परंतु दिशा विपरीत है। तो देन थीटा इक्वल टू बनता है 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री। चाहे तो 0 डिग्री का है चाहे तो 180, अलग अलग कोण बन जाएंगे। तो आप यहां पर अगर आप रखेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर किसके होगा? ए बी साइन 0, चाहे तो 0 कहो या फिर क्या कहो? ए बी साइन 180। और साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो सारा का सारा कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा आपके पास। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी इसकी? 0 वैल्यू हो जाएगी। तो मतलब कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं या फिर एंटी पैरेलल हैं
तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 0 आती है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या है, समांतर हैं या प्रति समांतर हैं, तो उसमें क्या क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 0 होती है। ठीक है, अगली बात, हाँ एक चीज और निकालते हैं, ये जो इसकी वैल्यू होगी ये क्या होगी, इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। क्या होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम केस सेकंड की बात करते हैं तो केस सेकंड में क्या होगा, इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर हो, तो देन जब लंबवत होगा तो सभी को पता थीटा कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। अगर जब 90 डिग्री बनेगा तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी का जो परिमाण आएगा, इसका परिमाण मान लीजिए, क्या मानेंगे, इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो किसके बराबर आएगा, ए बी के इक्वल आएगा। ए बी मतलब क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी साइन, वो साइन 90, वो साइन 90 की वैल्यू होती कितनी है, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, ए बी ही आएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया कि अगर ए क्रॉस बी, ये क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, ए बी। अगर पूछा जाए आपसे, अगर आपसे नोट पॉइंट में पूछा जाए कि कब दो वेक्टर एक दूसरे के क्या होंगे, अगर कहा जाए कि दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कब अधिकतम होगा, कब मैक्सिमम होगा, तो कब मैक्सिमम होगा, जब उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और कब दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट कब मिनिमम होगा, तो क्या होगा, जब वो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। जब वो एक दूसरे के समांतर होते हैं अर्थात उनके बीच का एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री बनता है, तो उनके बीच की उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो कितना होता है, मिनिमम होता है। और जब वो 90 डिग्री पर होते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग यहाँ से कुछ नोट पॉइंट के बारे में जानेंगे कि क्या होते हैं, इसको इतना ही सुन लेते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नोट पॉइंट फर्स्ट। नोट पॉइंट फर्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर i क्रॉस i मींस क्या होता है, यूनिट वेक्टर, i क्रॉस i की वैल्यू और j क्रॉस j की वैल्यू इक्वल टू k क्रॉस k की वैल्यू, ये कितनी होती है, 0 होती है। चाहे तो i क्रॉस i हो, चाहे j क्रॉस j हो, चाहे तो k क्रॉस k हो, हमेशा वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। मींस किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। दूसरी कंडीशन, अगर मैं कह दूं i क्रॉस j, तो i के बाद क्या आता है, j, वो j के बाद क्या आएगा, आप कह देंगे k, i के बाद j, j के बाद क्या आएगा, k, या j क्रॉस k, j क्रॉस k इक्वल टू क्या होता है, i, j क्रॉस k इक्वल टू क्या होगा, i हो जाएगा। और i क्रॉस k क्रॉस i, k क्रॉस i इक्वल टू क्या हो जाएगा, j हो जाएगा। अब मैं कैप नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब कैप लगा हुआ है, i कैप, j कैप और k कैप, या इसी का उल्टा कह दिया जाए, समझिए, इसको अगर चेंज कर दे, i कह दिया जाए, क्या कहते हैं, j कैप क्रॉस i, तो इक्वल टू क्या होता है, माइनस के होता है। क्यों, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस क्या हो गई, चेंज हो गई। जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, j से i जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हाँ, इसको देखेंगे जब, इसको क्या लिखेंगे, k क्रॉस j, तो k क्रॉस j इक्वल टू क्या होगा, माइनस का i हो जाएगा, i j k और k i। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा, i क्रॉस k इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का j का हो जाएगा। ठीक है, इनकी क्या होगी, डायरेक्शंस केवल चेंज हो गई, जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, अगला नोट पॉइंट देखेंगे। अगला नोट पॉइंट की बात करें तो क्या होगा, अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्या हुआ, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट मींस क्या कह सकते हैं, अदिश गुणन, सदिश गुणनफल, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। बट
अगर यहाँ पर पिछली क्लास में बताया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, 1 होता है। किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से अधिक गुणनफल, मतलब डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता था। बट यहाँ पर कितना होता है, 0 होता है। फिर अगली बात करेंगे, तो अगर वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी, अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर ए, बट ऐसा ही मैंने उसमें बताया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है। वहां पर डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, वो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ऑफ वेक्टर ए। तो होता किसके इक्वल है, होता क्या है, माइनस अगर आप लगा दीजिएगा, तो माइनस अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बात सही हो जाएगी। इसका मतलब अगर आप डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ए से बी जाना चाह रहे थे तो आप उल्टा जाएं, बी से अगर ए जाएंगे तो उसको क्या करेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो क्या आएगा, माइनस चिन्ह उस पर इंक्लूड कर लिया जाएगा। ठीक है। फिर अगर इसी प्रकार से एक चीज और बात करें, तो वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अगर लिखा हो तो इनका क्रॉस हो सकता है, इसका इससे और इसका इससे, मतलब वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी हम लिख सकते हैं, और प्लस लगा हुआ है तो प्लस लगा देंगे, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, और इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर सी लिख सकते हैं। ठीक है। मींस किसी वेक्टर का अगर डिस्ट्रीब्यूशन करना हो तो डिस्ट्रीब्यूशन इस रूल से हो सकता है, लेकिन अगर आप सोचें कि बी क्रॉस ऑफ ए लिखें तो ये डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर आप करना भी चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, माइनस बी क्रॉस ऑफ ए, इसे क्या कहते हैं, माइनस सी क्रॉस ऑफ ए, सी क्रॉस ए। ये वेक्टर लिखा हुआ है, वेक्टर नहीं बोल रहे हैं हम, तो ये क्या लिखा, बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस ए बी से लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आइए देखते हैं बात, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोगों ने बात किया। क्वेश्चन इसमें किस प्रकार से बनेगा, क्वेश्चन मोस्टली ये बनता है कि अगर दो वेक्टर दिए गए हैं, उन वेक्टरों में से कब ए क्रॉस बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी और कब उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। अर्थात मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन को आप भलीभांति जान लेंगे। हाँ, अगर कहें कि ए क्रॉस बी कब मैक्सिमम होगा, ए क्रॉस बी कब मैक्सिमम होगा, जब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अगर कहें ए क्रॉस बी कब मिनिमम होगा, तो मिनिमम की वैल्यू क्या बताई मैंने, जब थीटा इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री या 180 डिग्री। या ऐसे ना देकर आपको ऑप्शन में ऐसे दे सकता है, इसे क्या बोल सकता है, लंबवत बोल सकता है, परपेंडिकुलर, और इसे क्या बोल सकता है, पैरेलल बोल सकता है, समांतर। ऐसे ही बोला जाएगा। हो सकता है आपको डिग्री में ना देकर क्या दिया जाए, एक लैंग्वेज में दे दिया जाए, और समांतर, और इसे क्या बोल सकता है, लंबवत बोल सकता है। ठीक है, चलिए अब बात आई कि दो वेक्टरों का ये क्या था, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ लिया हम लोगों ने, क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया। अब दो वेक्टरों को कैसे हम लोग जोड़ते हैं, अर्थात दो वेक्टरों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो वेक्टरों का परिणामी कैसे ज्ञात करते हैं, इसके एक त्रिभुज नियम है और एक क्या है, समांतर चतुर्भुज नियम है। दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम, दो सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज नियम। इसे अगर इंग्लिश में बोले, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टरों को अगर आपको जोड़ना है, और जोड़ने के बाद उनका क्या निकलेगा, परिणामी निकलेगा। तो दो वेक्टरों को जोड़ने के बाद उनका परिणामी कैसे निकालेंगे, तो उसी के लिए एक नियम बनाया गया। आइए देखते हैं। जैसे कहा गया,
मैंने कह दिया एक वेक्टर ए है और ये क्या है, वेक्टर बी है, ठीक है। अब इनका क्या होगा, परिणामी होगा, ये परिणामी मान लेते बीच में है, ठीक। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब इसका हमने क्या कहा, ये इसका परिणामी है, इसका परिणामी क्या है, आर वेक्टर। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इनका परिणामी क्या है, आर वेक्टर। हमने माना इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, बीटा है या अल्फा है, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। इनको पॉइंट दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी और इसका नाम दे देते हैं डी। देखिए पैरेललोग्राम के समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसमें आमने और सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर ये एक वेक्टर है तो डेफिनेटली ये भी एक वेक्टर होगा, अगर ये बी वेक्टर है तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर ही होगा। फिर क्या करते हैं, यहाँ से थोड़ी सी इमेजिन करते हैं, यहाँ पे एक लंब डाल दिया मैंने, परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये डेफिनेटली कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसे पॉइंट क्या कर लेते हैं, ई, इसे पॉइंट ई कंसीडर कर लेते हैं। जब मैंने इसे पॉइंट ई कंसीडर किया तब क्या होगा, वहां पर एक क्या बन रहा होगा, समांतर चतुर्भुज बन रहा होगा। ये क्या हो जाएगा, ओ डी सी, ये क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। जबकि ये कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ मैंने क्या कह दिया, ये कह दिया अल्फा, अल्फा ने थीटा कह दिया, क्या कह दिया, थीटा। अगर हम इसे मानेंगे तो इसे मानेंगे बी साइन थीटा, क्या मान लेते हैं, बी साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगी, बी cos थीटा, ये क्या कर लेते हैं, बी cos थीटा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो पैरेललोग्राम का क्या कहता है, हमारा समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, आर स्क्वायर, क्या कहता है, आर स्क्वायर बराबर कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। cos थीटा मतलब क्या हुआ कि इनके बीच का क्या हुआ, वेक्टर और वेक्टर के बीच का एंगल हुआ, ठीक है। तो स्क्वायर इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। ये ऐसे कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, क्या कहेंगे, r इक्वल टू क्या कर सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab cos थीटा। जहां पर a क्या होगा, वेक्टर a का परिमाण होगा, b क्या, b स्क्वायर क्या होगा, वेक्टर b का परिमाण होगा, यहाँ पर cos थीटा क्या है, एंगल है, ठीक है। तो अगर दो वेक्टर थे, उन वेक्टरों का मैंने क्या कंसीडर किया, एक परिणामी r लिया, उन वेक्टरों का परिणामी क्या लिया, r लिया। तो जब उन वेक्टरों का परिणामी मैंने r लिया तो उनको जोड़ने के बाद जो आया वो क्या आया, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब इस पर भी कुछ कंडीशंस बनेगी, कब ये मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा। केस फर्स्ट, इसमें क्या होगा, इफ जो वेक्टर ए मैंने लिया, वेक्टर ए और वेक्टर बी कैसे हो, पैरेलल हो। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल है तो थीटा कितना बनता है, देन थीटा इक्वल टू कितना बनता है, 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, 0 बनेगा। तो यहां से r इक्वल टू क्या निकल के आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो हो जाएगा r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्यों, क्योंकि यहां से हम जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। जब यहाँ पे 1 आ जाएगा तो r इक्वल टू क्या निकल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब क्या होगा, ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, a प्लस बी, जब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट भी हट जाएगा, तो a प्लस बी आ गया। तो यही क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। अगर कोई पूछे कि दो वेक्टरों का परिणामी कब अधिकतम होगा, दो वेक्टरों का परिणामी कब अधिकतम होगा, तो दो वेक्टरों का परिणामी तब अधिकतम होगा जब वो दोनों एक दूसरे क्या हो, समांतर हो, अर्थात कह सकते हैं दोनों एक ही दिशाओं में भी होंगे, तो उनका परिणामी क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब देखते हैं
अगली कंडीशन यहां पर देख लेते हैं, केस 2, केस सेकंड। अगर इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, समांतर तो हों लेकिन उनकी दिशाएं क्या हो, अलग अलग हो जाए, समांतर और क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए, देन थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो 180 तो r इक्वल टू क्या निकल जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। अब cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, बताएंगे वो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, 2ab cos 180 की वैल्यू होती है -1, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या निकल जाएगा, फाइंड आउट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, -2ab हो जाएगा। तो यहाँ से हम r इक्वल टू क्या कह सकते हैं, अंडर रूट, ये क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इट्स मीन क्या बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया। जब ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया तो इसे हम क्या कह सकते हैं, a माइनस b भी तो लिख सकते हैं। अब ये क्या होगी, ये r की क्या होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी, क्या होगी, r की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी, a माइनस b। अर्थात कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का परिणामी कब न्यूनतम होगा, अब न्यूनतम होगा तो कब न्यूनतम होगा, जब उन दोनों एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो परंतु विपरीत दिशाओं में, अर्थात उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। अगर दो वेक्टरों के बीच का कोण है तो उनका परिणामी क्या होगा, न्यूनतम होगा। और कब अधिकतम होगा, जब दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो और एक ही दिशा में होने चाहिए। अगर समांतर भी हैं और एक ही दिशा में हैं तो उनका परिणामी अधिकतम होगा, और अगर वो समांतर तो हैं लेकिन दिशाएं उनकी अलग अलग हैं तो उनका परिणामी क्या होगा, न्यूनतम होगा। देखते हैं अगला एक केस और देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। कौन सा केस होगा, केस थर्ड। इफ वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो जाए, लंबवत हो गए, वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो गया, लंबवत हो गया, तो सभी को पता है तो थीटा कितना बनता है, थीटा 90 बनता है, कितना हो जाएगा, थीटा 90 हो जाएगा। तो r इक्वल टू क्या फाइंड हो गया जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab cos 90। वो cos 90 वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, cos 90 वैल्यू 0 होती है, कितनी होती है, 0 होती है। cos 90, वो cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, ठीक। r इक्वल टू क्या फाइंड हो गया रहेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अच्छा ये 0 ही हो जाएगा तो फाइनली क्या रहेगा आपके पास, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या रहेगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा क्या, जब थीटा क्या होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तो उसका परिणामी r बराबर क्या रहेगा, अंडर रूट वेक्टर ए के परिमाण का वर्ग और प्लस वेक्टर बी के परिमाण का वर्ग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, आइए आगे बात करते हैं। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, अगर मैं बात कर रहा था cos की वैल्यू, अगर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री होती है, ठीक है। अगर हम बात करें sin n पाई, sin n पाई की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। अब n चाहे तो आड हो, वो चाहे तो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तो सम हो, वो चाहे तो विषम हो, सम और विषम से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सम। अगर cos की बात करें, cos n पाई, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए, इसकी वैल्यू या तो प्लस होगी या माइनस होगी, या तो प्लस होगी या फिर क्या होगी, माइनस होगी। अब प्लस कब होगी, अगर n का वैल्यू 8 है,
8 मतलब विषम है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी हमेशा। n का मतलब अर्थात 1 पाई -1, 3 पाई -1, 5 पाई -1, 7 पाई -1, 99 पाई -1। अगर तो मुझे काश 99 पाई वैल्यू कितनी होगी, तभी कितनी होगी? -1 ही होगी। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे इवन हो जाए, इवन मतलब सम हो जाए, ठीक है। अगर ये सम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी? प्लस। अब सम जानते हो, अगर n की वैल्यू क्या हो जाए? 1 3 5 7 डाटा डाटा हो जाए। अगर यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाए? 1 क्या 2 4 6 ऐसे करके हो जाए। अगर n की वैल्यू सम है तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 होगी, और अगर विषम है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? -1 होगी। इतनी बात क्लियर हो गई होगी, नोट कर लीजिए इतना। आइए देखते हैं आगे। आइए इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। तो वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट भी पढ़ लिया और दो वेक्टरों के जोड़ने का समांतर चतुर्भुज नियम के बारे में भी सीख लिया। तो देखते हैं क्वेश्चंस। हाँ, अगर मैं बात करूं, अगर ये वेक्टर a इक्वल टू लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और वेक्टर b बराबर लिखा हुआ है i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप। अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल फाइंड कर लो, क्या बात करना है? कोण ज्ञात करना है। तो कैसे कोण ज्ञात करेंगे? या तो इसे हम कह सकते हैं cos थीटा बराबर निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको बताया cos थीटा बराबर क्या होता है? वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपान क्या बताया? ab। इसका मतलब दो वेक्टरों को पहले क्या निकालना होगा? डॉट प्रोडक्ट निकालना होगा, और फिर वेक्टर a का परिमाण निकालना होगा और वेक्टर b का भी परिमाण निकालना होगा। तो आइए यहाँ पर हम लोग कोण निकालना भी सीख लेते हैं, परिमाण कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं वो भी सीख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं यहाँ पर वेक्टर a के परिमाण की बात करूँ, वेक्टर a के परिमाण को हम a भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं? लिखते हैं √ i के गुणांक का वर्ग। i के गुणांक यहाँ पर कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का वर्ग 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस k का गुणांक यहाँ पर कितना है? 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 9 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? √ 17। 9 4 13 4 17 हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं वेक्टर b के परिमाण की बात करूँ, वही काम करना है आपको। √i के गुणांक का वर्ग, तो i का गुणांक यहाँ पर कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। j का गुणांक कितना है? -1। j का गुणांक की अगर कोई बात करें कितनी? -1। वो -1 का स्क्वायर कितना होता है? -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है, तो ये 1 हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पर भी प्लस का 1 लिखा हुआ है, तो डेफिनेटली 1 ही आएगा। तो 1 कितना हो जाएगा? √3 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग क्या निकालते हैं? किसी भी वेक्टर का परिमाण निकाल देते हैं। √i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, ठीक है। अब देखते हैं आगे मैं यह बात करूंगा कि वेक्टर a और डॉट वेक्टर b कैसे निकालते हैं। तो वेक्टर a पहले सबसे पहले लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और डॉट कर लीजिए किससे? i कैप माइनस j कैप और प्लस k कैप कर लीजिए गुणांक। देखिए कैसे करते हैं? i का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? 2 है, और यहाँ पर i का कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो 2 1 जा 2 माइनस प्लस प्लस माइनस कितना होगा? माइनस हो जाएगा। 3 3 1 जा 3, बस गुणांक को गुणा कर लीजिए बस। तो 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, और ये कितना हो गया? 4 - 3 = 1। इट्स मीन कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 1 आ गई है। कितनी आ गई? 1 आ गई, ठीक है। तो अब क्या करना होगा आपको? अब बस फार्मूले पे रख दीजिए cos थीटा = वेक्टर a डॉट वेक्टर की वैल्यू कितनी आई थी? 1 आई थी, तो यहाँ पर 1 पुट कर दिया। फिर a b की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी आई? √17 आई, √17 इंटू b की वैल्यू कितनी आई? 3 आई, बस पुट कर दिया। cos थीटा = इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं √17 × 51, थीटा बराबर क्या आ जाएगा?
cos इनवर्स 1/√51। ये क्या हो सकता है? आपका एंगल हो सकता है। इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण अगर ज्ञात करना हो तो ऐसे ज्ञात कर सकते हैं लोग, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है जो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि हाँ, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने ये सीखा कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन इट्स डॉट प्रोडक्ट आल्सो विल बी 0। ये उसकी कंडीशन थी। तो क्वेश्चन कैसे बनता है कि दे देगा आपको, लिख देगा इफ वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू a, या कह सकते हैं हम लोग p कह सकते हैं, pi कैप माइनस j कैप और प्लस k 2k कैप। अगर अब कहेगा इफ वेक्टर एंड वेक्टर b आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर, कुलर मतलब क्या? लंबवत है। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? लंबवत है, तो p की वैल्यू ज्ञात करना। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या ज्ञात करना आपको? p की वैल्यू ज्ञात करना है। इसका मतलब ये मान लीजिए वेक्टर ए था आपके पास और ये क्या था? वेक्टर बी था। ये कैसे हैं? परपेंडिकुलर है। तो मैंने आपको सिखाया कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो क्या होता है? उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल होता है। ये कंडीशन होती है। तो चलिए इसका डॉट कर लीजिए। अभी डॉट करना सिखाया कि i का गुणांक i के साथ, j का गुणांक j के साथ और k का गुणांक k के साथ कर लेते हैं। तो 2 into p क्या हो जाएगा? 2p हो जाएगा और माइनस पूरे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1 1 जा 1 और प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू क्या? 0। तो 2p इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 7। और इधर किसका? माइनस का 7 हो जाएगा। तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस का 7/2। बस ऐसे क्वेश्चन आता है कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का 7/2 हो सकती है। क्लियर है? आइए देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें तो वेक्टर ए दिया गया क्वेश्चन, इफ यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या दिया जाए? वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ए व बी के बीच का कोण ज्ञात करना है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इफ वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का क्या फाइंड करना है? एंगल फाइंड करना है। चलिए कोशिश करिए, देखिए। हाँ, आइए देखते कैसे करते हैं। अगर हम जानते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा, सभी को बताया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है? होता है ए बी cos थीटा होता है, ठीक है। तो ए बी से क्या हो जाएगा? ए बी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं? साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा इनटू 1 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको इधर ले आएंगे आप तो क्या होगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल टू 1। अब साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1, तो tan में कितने की वैल्यू 1 होती है? tan 45 मींस क्या? π/4। थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? π/2। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन हम आपके लिए लिख दे रहे हैं, आप लोग करेंगे। इफ अगर वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आपको फाइंड करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैंने लिख दिया कि वेक्टर ए क्रॉस ऑफ वेक्टर बी बराबर √3 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अगर आपको दिया जाए तो वेक्टर, तो आपको ये एंगल ज्ञात करना है।
चलिए कोशिश करेंगे आप लोग निकालेंगे। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मैं आपको बता दे रहा हूँ, 60 डिग्री आएगा। आप लोग कैसे निकाला मैंने ये आप लोग बताएंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन लिख दिया कि इफ magnitude of vector A, vector B and vector C are 12, 5 and 13, अगर वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड ये हैं एंड और क्या दिया गया है, दिया गया कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी, क्या दिया गया है, और ये दिया गया आपको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर सी, देन फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्या फाइंड करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे आइए समझते हैं। क्वेश्चन तो अजीब है, यहाँ पर सी भी आ गया है आपको, क्वेश्चन क्या है, सी भी आ गया है, वो पूछा क्या गया है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल फाइंड करना है। एंगल जो है आपको वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का फाइंड करना है, जो दिया गया है वो ए बी और सी के रूप में दिया गया है, समझिए। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या ए इक्वल टू क्या दिया गया 12, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या बी इक्वल टू कितना दिया गया है 5, और वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड या सी इक्वल टू क्या दिया गया है 13 दिया गया है, ठीक है। तो क्या करना है इस कंडीशन में आपको, सबसे पहले आपको क्या करेंगे, इसका क्या कर देते हैं हम लोग, स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर मींस क्या, स्क्वायर करेंगे तो क्या मतलब हुआ कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी और डॉट वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, वही तो मतलब दो बार लिखा, स्क्वायर मतलब क्या होगा, दो बार लिखा मैंने, इसको भी दो बार लिख दीजिए, डॉट प्रोडक्ट कर लीजिएगा। अब डॉट प्रोडक्ट करिए जरा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी होगा, फिर इसका इससे करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कहलाएगा, फिर बी का बी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी बराबर किसके हो जाएगा, सी के स्क्वायर, वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी के इक्वल हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने आपको ये बताया कि किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से, किसी वेक्टर का उसी वेक्टर से जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के क्या होता है, इक्वल होता है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस, अच्छा एक चीज और बताया था मैंने कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए होता है, चाहे तो ए बी कहें चाहे तो बी ए कहें, दोनों बात करो। तो ये क्या हो सकता है, इसे हम लोग टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, और प्लस इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसे क्या लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ये लिख सकते हैं वेक्टर बी स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं सी स्क्वायर। अब ए की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू कितनी है 12 है, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू प्लस इसकी वैल्यू क्या है 5 मतलब 25 हो जाएगा, इक्वल टू इसकी वैल्यू 13 है, 13 तरह 169 हो जाएगा, 144 25 से 169, 169 से 169 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या आपके पास 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बचा 0 बचा, ये मल्टीप्लाई को डिवाइड हो जाएगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या आया 0 आया। अगर कहीं पर भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा तो थीटा कितना होता है 90 डिग्री होता है, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट कितना है 0 है तो उनके बीच का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है। कैसे होगा आइए समझाइए देते हैं इसको। जैसे लिखा हुआ ए बी cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, और cos में कितने की वैल्यू 0 होती है, तो cos 90